1191 में। उसके बाद में ये कन्नौज के राजा थे उस समय जयचंद, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि दिल को दर्द अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि ये दिल दुखता कहाँ से है ना। अपनों को ही पता होता है, तो सिर्फ दर्द अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता ये दिल दुखता कहाँ से, दिल की दीवार कम। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी योर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। तो देखें, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में, ठीक है। मध्यकालीन भारत में भारत पर मतलब जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। भारत पर तुर्की आक्रमण मतलब तुर्कों ने किस तरह से आक्रमण किया था। इससे पहले अगर आपने ये तुर्की आक्रमण या मतलब अभी मैं समझाने जा रहा हूँ, वो आपके तभी समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो देख लेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है कि भारत में मतलब इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था, भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ था, जो इस्लाम धर्म कहाँ से उदय हुआ था, कहाँ रहने वाले थे ये इस्लाम लोग, ठीक है, और कहाँ से कैसे इन्होंने अपना विस्तार यहाँ तक फैलाया, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जाके प्ले लिस्ट में जाकर वो सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम बात करेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो तुर्कों ने किस तरह से भारत में आक्रमण किया और किस तरह से भारत को लूटा और अपने यहाँ को ले गए, तो उसी विषय पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। इससे पहले यदि आप अपने चैनल पर नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो हम बात करेंगे, देखिए, जो सिंध नदी है ना, सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद में अरबों ने अपना भारत में प्रभुत्व जमाना चाहा, ठीक है। जो अरबी लोग थे ना, इस्लाम धर्म के लोग थे, उन्होंने सिंध नदी पर आक्रमण मतलब सिंधु पर आक्रमण करने के बाद में भारत में उनका जो मतलब शासन था खलीफाओं के हाथ में रह गया था। खलीफा इतने मजबूत नहीं थे लड़ाई झगड़े में, वो खलीफाओं के हाथ में आने के बाद में फिर थोड़ा उनका जो शासन व्यवस्था थी इतनी मजबूत नहीं रही और पतन की ओर अग्रसर होती चली गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में महमूद मतलब जो तुर्कों ने किस तरह से भारत पर आक्रमण किया, मैं उसी को समझाते हुए चलूँगा। देखें, अरबों ने सिंध पर आक्रमण कर लिया। उसके बाद में हुआ ये कि 870 ईस्वी में, कब, 870 ईस्वी में ये एक व्यक्ति था जिसका नाम है, व्यक्ति जलाविस्तान को जीत लिया। किसने जीत लिया? याकूब ने जलाविस्तान के लिए जीत लिया। 870 ईस्वी में जो याकूब था ना, याकूब ने जाबलिस्तान को जीत लिया। कब? 870 ईस्वी में याकूब ने जाबलिस्तान के लिए जीत लिया। और जीतने के बाद में हुआ ये कि वो और वहाँ की जो प्रजा थी ना, उसके लिए मुसलमान बना दिया। जाबलिस्तान की जो प्रजा थी वहाँ को याकूब ने जीत लिया और जीतने के बाद वहाँ की जो पूरी प्रजा के लिए क्या था, मुसलमान बना दिया। मुसलमान बनाने के बाद में हुआ ये कि 10वीं सदी में हुआ ये कि उसका जो नहीं, उसको हरा करके और अलब्तगीन ने उसको गजनी पर अपना अधिकार जमा लिया। किसके लिए? याकूब को हरा दिया और हराने के बाद में अलब्तगीन ने, किसने? अलब्तगीन ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया। फिर हुआ ये कि गजनी, देखो गजनी मतलब क्या था, ये ईरानी लोग थे। गजनी में रहने वाले जो लोग थे ना, वो ईरानी थे, लेकिन तुर्की क्षेत्रों में रहने के कारण इन्हें तुर्की बोला जाता है। किन के लिए? तुर्की क्षेत्रों में रहने के कारण इनके लिए तुर्की बोला जाता है, लेकिन वैसे थे ये ईरानी थे ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक गजनी पर अधिकार कर लिया। और ये गजनी ईरानी थे, लेकिन इन्हें तुर्क क्षेत्रों में रहने के कारण ये तुर्की हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो अलब्तगीन था ना, अलब्तगीन की मृत्यु के बाद में जो इनके उसके दास और इसके दामाद, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, जो अलब्तगीन था उसके दास और दामाद ने, दामाद का नाम था सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया और राज्य करने लगा। फिर हुआ ये, सुबुक्तगीन का पुत्र हुआ था महमूद सुल्तान। सुबुक्तगीन का पुत्र क्या था? महमूद सुल्तान, जिसे ही हम महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। महमूद सुल्तान के लिए ये इनमें एकमात्र ऐसा पहला शासक था जिसने जो सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। जिसने पहले तो केवल नाम से जाना जाता था, लेकिन सुल्तान किसी को नहीं कहा जाता इससे पहले, ठीक है। ये एकमात्र पहला प्रथम शासक ये था जिसने अपने आप को लिए सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। कब? 999 ईस्वी में, ठीक है। तो 999 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के बाद में ये वहाँ का शासक बन गया। कहाँ का? गजनी का, ठीक है। तो हम विस्तार से बताते हुए चलेंगे। देखें, तो महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। महमूद गजनवी कौन था, ठीक है। देखिए, महमूद गजनवी, गजनी मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया में एक गजनी नाम का एक छोटा सा स्थान है, वहाँ का ये रहने वाला था, ठीक है। तो ये मतलब वहाँ का ये बादशाह मतलब मान लीजिए मतलब शासक था, स्वामी था। तो इसके पैगंबर के साथ में ना जो खलीफाओं, जो वहाँ के खलीफा थे, उनके साथ में आपसी मतभेद हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो इसका उद्देश्य मतलब भारत पर
राज्य करने का बिल्कुल भी नहीं था, मैं बताऊंगा अभी देखें। तो तुर्क लोगों के द्वारा ये पहला हमला था। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, तो इससे पहले किसी तुर्की ने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया था। महमूद गजनबी का ये सिर्फ पहला आक्रमण था, सिर्फ महमूद गजनबी का, ठीक है। तो देखेंगे कि अफगानिस्तान के महमूद गजनबी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया और वह भारत में राज्य करना नहीं चाहता था। वह भारत में राज्य करना नहीं चाहता। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी हुई थी। जो था ना, उसके ये पड़ोसी राजे थे, खुरासान है और ये है अफगानिस्तान, उनको जीतने की मनसा थी किसकी, इसकी, ठीक है। लेकिन हुआ ये, इसको भारत में क्यों आया था ये देखो। अगर क्या है, अगर किसी दूसरे पड़ोसी देश से युद्ध करेंगे ना, तो उसमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, आवश्यकता उसमें पड़ेगी हमारे लिए सेना की, धन की, मान लीजिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और इसके पास पैसा इतना था नहीं। तो ये सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से भारत आया था महमूद गजनबी। ये इस भारत में रुकने के लिए या राज्य करने के लिए बिल्कुल नहीं आया था। सिर्फ महमूद गजनबी भारत पर धन लूटने के लिए उद्देश्य से आया। और हुआ ये देखो, एक ही बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि इसने 17 बार, 1000 से लेकर 1027 तक इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और भारत से बहुत सारा धन लूट कर अपने स्थान पर ले गया। तो मैं बताना चाहूँगा, देखें अभी ये थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और 17 बार कहीं से धन लूटा और कहीं से मतलब कुछ चुराया, कहीं से कुछ हुआ, वहाँ से ये अपने देश के लिए भेजता रहा और ले जाता रहा, ठीक है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा सबसे पहला आक्रमण कहाँ किया था। इसने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आक्रमण लेंगे उनके लिए बताएंगे, ठीक है, ज़्यादा सभी के लिए नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला बिंदु हमारा रहेगा 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी की और बात करें ना, 1001 में इसने पहला जो आक्रमण अपना किया था वो जयपाल, जो वहाँ का राजा था जयपाल, ठीक है। तो हुआ ये कि जयपाल पराजित होकर बंदी बना लिया इसने, जयपाल के लिए पराजित किया और बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में और जो उदय भंडार है ना, उसका उदय भंडार था, उसके लिए ध्वस्त कर दिया। इसकी जो राजधानी कहाँ थी, उदय भंडार थी, उसके लिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया और धन तथा हाथी लेकर जयपाल के लिए मुक्त कर दिया इसने। मतलब धन लिया और हाथ लिए, घोड़े लिए, लूट कर अपने देश के लिए भेज दिए और फिर जयपाल के लिए मुक्त कर दिया। बेचारे जयपाल ने क्या किया था, अपमानित होकर आत्महत्या कर ली। फिर बाद में क्या हुआ, अब जयपाल ने आत्महत्या कर ली अपमानित होकर, लज्जा के मारे, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा शासक था और उसको मतलब अपमानित हुआ, उसने अपमानित होकर अपनी आत्महत्या कर ली। ये तो पहला आक्रमण था इसका, ठीक है। अब हम दूसरे आक्रमण के बारे में बात करेंगे। पहला आक्रमण ये हो गया और दूसरा ये देखें, दूसरा कैसा था। तो दूसरा था ये फतेह दाऊद, फतेह दाऊद में 1004 ईस्वी में, 1004 में, ठीक है। तो ये क्या था, मुल्तान पर अधिकार कर लिया इसने, कर लिया गया। शासक करमाती जाति का था, जो यह दाऊद था ना, वो करमाती जाति का शासक था और जाति का शासक था, शिया पंथ मानता था, वो शिया पंथ के लिए मानता था। और फिर हुआ ये कि दाऊद को हटाकर जयपाल के पौत्र, जो जयपाल था ना, उनका पौत्र, यानी उनका ये एक प्रकार से कहा जाए नाती, ठीक है, जयपाल का। तो उसने क्या किया, वहाँ पर आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को गद्दी दी। उसने सुखपाल के लिए, आनंदपाल का जो पुत्र था सुखपाल, उसके लिए गद्दी दे दी। फिर सुखपाल मुसलमान बना, मुसलमान बनने के बाद में फिर से दोबारा हिंदू बन गया, ठीक है। ये दूसरी बात थी। अब हम तीसरी बात देखेंगे। तीसरी क्या थी, तीसरा आक्रमण इसका कौन सा था। तीसरा आक्रमण इसका था 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में कहाँ गया था, आनंदपाल पर, जो यहाँ का भी शासक बना हुआ बैठा था, आनंदपाल पर, ठीक है। आनंदपाल 1008 में, 4 साल बाद। पहला किया 1001 में, दूसरा किया 1004 में, तीसरा किया 1008 में, ठीक है। तो 1008 में हुआ ये कि हिंदू शाहियों ने नंदना को अपनी राजधानी बनाया। जो हिंदू शाही राजा था ना, उसने नंदना के लिए अपनी राजधानी बना ली। राजधानी बनाने के बाद में और उसके पश्चात जो शॉर्ट रेंज थी ना, शॉर्ट रेंज, उसमें भी स्थित महमूद ने नंदना को नष्ट कर दिया और आनंदपाल को उसके सामने समर्पण करना पड़ा, ठीक है। फिर अगला नगरकोटा, ठीक है। ये ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, अभी मैं देख लूँगा, बता देंगे। सोमनाथ मंदिर के बारे में देख लेते हैं 1025 में, जो अगला था 1025 में, शायद ये 16वां आक्रमण होगा इसके, ठीक है। 1025 में, 1025 में सोमनाथ मंदिर पर,
सोमनाथ मंदिर पर, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि महमूद गजनी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करी है, तो 1025 में, ठीक है। तो ये देखो समझ लो, कठियावाड़ का शासक भीमदेव बिना युद्ध के ही भाग गया, डर के ही भाग गया बेचारा। पवित्र शिव मंदिर को नष्ट कर दिया गया और वहाँ कत्लेआम मचाया गया, बहुत कत्ल किया गया था, और वहाँ से जो मंदिर के ऊपर इतना धन दौलत थी उसको लूट कर ले जाया गया, ठीक है। और इसके बाद में मैं बता देना चाहूँगा कि इसके साथ में जो महमूद गजनवी जब भारत आया था ना, तो इसके साथ में एक विद्वान भी आया था जिसका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी मध्य एशिया का, जहाँ का ये रहने वाला था, मध्य एशिया का वो विद्वान था, ठीक है। उसने एक पुस्तक लिखी है अपनी तहकीक-ए-हिंद, या किताब उल लिहाद में, या फिर मतलब तहकीक-ए-हिंद उसे बोला जाता है। तहकीक-ए-हिंद में भारत का वर्णन किया उस समय का, 1000 से लेकर 1025 के वो आया था। इसके साथ में 1018 से लेकर 1018 से 1019 में, ठीक है। तो उसने उस अपनी किताब में भारत का विस्तार से वर्णन किया है कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस किताब के लिए, तहकीक-ए-हिंद के लिए। तो उसमें देखो ये क्या है ना, जैसे मतलब वो इसने ये भी वर्णन किया है कि जो बाहर के लोग आते थे और तुर्की भारत पर आक्रमण करने के लिए, तो उनकी स्थिति क्या थी, कैसे रहते थे। तो उसमें एक प्रश्न में उसने बताया, एक अध्याय में 80 अध्यायों में वर्णन किया है, 80 अध्याय हैं उस किताब के पूरे, ठीक है। तो एक अध्याय में वर्णन किया है कि भारतीय उनके लिए मलिच्छ कहते थे। मलिच्छ का मतलब जानते हो, जैसे अपना पड़ोसी है और पड़ोस में अगर कोई गंदी स्थिति में रहना लगे, लेकिन भारत जो लोग थे भारत के, उनके उच्च विचार थे, ठीक है। तो ये तो होगी अभी मतलब महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है, महमूद गजनवी। अब मैं बात करूँगा मोहम्मद गौरी के बारे में। देखिए मोहम्मद गौरी ने किस तरह से आक्रमण किया था और ये कहाँ का रहने वाला था। देखो मोहम्मद गौरी भी गजनी और सल्यूक साम्राज्यों के बीच में एक छोटा सा राज्य था। गजनी और सल्यूक साम्राज्य के बीच में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गौर, ठीक है। वहाँ जिसके निवासी मायानी बौद्ध थी। मायानी बौद्ध के बाद में महमूद गजनवी ने उस क्षेत्र का इस्लामीकरण कराया। कालांतर में गैर शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनी पर अधिकार कर लिया और 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद की गौर की गद्दी मिली, तो उसने तुर्क जनजातीय परंपरा का पालन करते हुए अपने छोटे भाई, जिसका नाम था मुहिद्दीन मोहम्मद का मतलब मोहम्मद गौरी बोला जाता है उसके लिए, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने को 1175 ईस्वी में वहाँ का राजा बना दिया गया, ठीक है। कि मोहम्मद गौरी ने, और मतलब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जो मतलब हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है तराइन, ठीक है, जिसे बोला जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध देखें बता दूंगा कब हुआ था ये तराइन का युद्ध, 1191 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, ठीक है। तो 1191 ईस्वी में इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी और इसकी जो पृथ्वीराज चौहान थे इनकी विजय हुई थी। फिर उसके बाद में ये एक साल बाद ही, जस्ट एक साल बाद वहाँ से हरकत चला गया। तो पहले ही अभी 1019 मतलब 1191 में, उसके बाद में ये कन्नौज के राजा थे उस समय जयचंद, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि दिल को दर्द अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि ये दिल दुखता कहाँ से है ना। अपनों को ही पता होता है, तो सिर्फ दिल दर्द अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता ये दिल दुखता कहाँ से, दिल की दीवार कमज़ोर कहाँ से है ना। तो हुआ ये कि, और एक बात और बता दूँ, जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, उनकी मतलब जो महामंत्री थे चंद्रवरदाई, है ना। चंद्रवरदाई के बारे में सुना होगा आपने। तो चंद्रवरदाई जो थे दोनों लोग साथ में रहा करते। तो जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता, पुत्री का नाम क्या था, संयोगिता। तो जयचंद एक बार गए और उनकी पुत्री जो संयोगिता थी उनका हरण कर लिया। राज चंद्रवरदाई के साथ में कन्नौज गई और जयचंद की जो पुत्री थी ना संयोगिता, उसका हरण किया और ले आई, ठीक है। तो जयचंद को तो उस समय से उनसे दुश्मनी बनी हुई थी, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। उसके पश्चात जो मोहम्मद गौरी थे ना, मोहम्मद गौरी गया, उसे पता चला कि किससे इसकी दुश्मनी है। वहाँ पहुँचे और जाने के बाद में उनसे बात की, तो उसकी दुश्मनी जो 1191 ईस्वी में हार के गए ना, वो दुश्मनी थी, और उसकी पुत्री वाली दुश्मनी। तो आ गए दोनों लोग और वहाँ से जयचंद की तरफ से मदद मिली मोहम्मद गौरी के लिए। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण कर दिया। फिर से आक्रमण करने के पश्चात में हुआ ये कि वहाँ मतलब उधर कन्नौज की तरफ से सहायता मिली थी मोहम्मद गौरी के लिए, और उधर दिल्ली का जो अकेला शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसके लिए हार का सामना करना पड़ा। बहुत बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। और 1192 जो दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध बोला जाता है इसके लिए, तराइन
प्रथम युद्ध, और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो ये दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और जो मोहम्मद गौरी था उनकी विजय हुई। मोहम्मद गौरी की जो विजय हुई ना, तो ये मतलब ऐसे मान लीजिए कि यहीं से तुर्क साम्राज्य की नींव पड़ गई थी भारत में, ठीक है। इससे पहले तुर्क लोग थे भारत में, बहुत कम आए हुए थे, लेकिन यहाँ दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान की हार होने के पश्चात में उनकी नींव पड़ गई। फिर तो उन्होंने अपने आगे विस्तार करते हुए चले गए। तो देखें, आज ये मैंने बता दिया है कि तुर्कों का भारत में किस तरह से आक्रमण हुआ था। आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, और कल हम बताएंगे इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में पहले से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जाकर बहुत सर्च कर लेंगे। इल्तुतमिश के बारे में हम कल बताएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो जो आपके लिए पसंद आया हो, और पसंद आया हो ना तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।